Hello class, today we are going to start with the natural vegetation and wildlife. So ये lecture series में इस chapter के लिए I think आज last lecture होगा. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ होता क्या है, सबसे पहले हम मतलब समझेंगे इन सब चीज़ों का. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है ऐसी वेजिटेशन जिसको किसी ने अपने आप से जिसको किसी इंसान ने अपने से उगाया ना हो, जो अपने आप नेचर में उग गई हो, जो चीज़ अपने आप नेचर में उग गई हो. जैसे कि पार्क में कई बार घास उग जाती है, वो घास कोई जाके उगाता नहीं है, राइट. वो घास अपने आप उग जाती है, वो है नेचुरल वेजिटेशन. जंगल होते हैं, जंगल कोई इंसान जो होता है वो जाके उगाता नहीं है, बल्कि जंगल अपने आप पहले से ही उगे हुए हैं और उगते रहते हैं. तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अच्छा, वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ होती है जो बायोस्फेयर है, बायोस्फेयर पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके. ह्यूमन के अलावा और जितनी भी सारी लाइफ हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ ही बोल रहे हैं, जो वाइल्ड में रहती हैं, जो वाइल्ड में रहती है, जंगली जानवर वगैरह, इन सबको हम वाइल्ड लाइफ बोल रहे हैं. ठीक है. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल बायोस्फेयर. जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो एग्जिस्ट करती हैं केवल बायोस्फेयर में. और बायोस्फेयर किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर से. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. जो बायोस्फेयर होता है उसके अंदर जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ये कैसे बोलते हैं हम, ये कैसे समझ सकते हैं हम? देखो, प्लांट जो है, हम प्लांट जैसे खेती करते हैं, राइट. खेती करते हैं तो खेती में हमने गेहूं उगाई, ठीक है. वो गेहूं हमने खाई, ठीक है. हम फिर से वो गेहूं उगाएंगे. इस तरीके से हम प्लांट को उगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसको मेन्योर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसको हर तरीके के जानवरों से बचाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, राइट. हम एक प्लांट को बड़ा करते हैं. वो प्लांट हमें बदले में क्या देता है? वो हमें हमारे लिए ऑक्सीजन देता है और हमें क्या करता है? खाने के लिए चीज़ें देता है. इस तरीके से जो लाइफ है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ. दूसरा तरीका समझने का क्या है? ह्यूमन से, जैसे कि आपने सुना होगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना. और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. जो ऑक्सीजन प्लांट्स छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन हम लोग अपने जीने के लिए यूज करते हैं. इस तरीके से हम हो गए इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. देखो, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? हम देते हैं. हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमें ऑक्सीजन कौन देता है? हमें ऑक्सीजन प्लांट देते हैं. इस तरीके से जो लाइफ है वो इंटरडिपेंडेंट है. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. जो पूरा लाइफ सपोर्ट का सिस्टम है हमारा यहाँ आसपास, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. इकोसिस्टम में हमारी हर चीज़ आ जाती है, ठीक है. इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, मतलब एयर, सॉयल, वाटर, रॉक, हर चीज़ आ जाती है, वो इकोसिस्टम कहलाती है. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plant provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crop, act as a shelter belt, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plant, and also the paper that is so essential for your studies. जो प्लांट्स है, तो अब यहाँ से दूसरा एक क्वेश्चन आपका जो बनता है वो है, व्हाट आर दी वेरियस यूजेस ऑफ प्लांट्स. ठीक है. तो यहाँ से हम प्लांट्स के डिफरेंट यूज को लिख सकते हैं. उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल. वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, birds, insects, as well as aquatic life form. They provide us milk, meat, hides, and wool. Insect like bees provide us honey, help in pollination of flower, and help pollination of flower, and have an important role to play as decomposer in the ecosystem. The bird feed on insect and act as decomposer as well. जो बर्ड्स होती हैं वो डीकम्पोजर की तरह एक्ट करती हैं. कैसे? जो भी, ऐसा तो नहीं होता है ना कि जंगलों में जो सारे जीव हैं वो हमेशा ही जीते रहते हैं, मरते हैं वो भी. लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि आप जंगल से जा रहे हो और आपने हर जगह सिर्फ
जानवरों की डेड बॉडी यही देखा है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो ये डेड बॉडीज होती है इनको भी साफ करने का काम नेचर में अपने तरीके से होता है। वो कैसे होता है? जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स डेड बॉडीज को खाते हैं, वो डेड बॉडीज को डीकम्पोज कर देते हैं, वो डेड बॉडीज को एक तरीके से खा लेते हैं। जैसे वल्चर है, जो ये वल्चर जो होता है वो डेड बॉडीज के ऊपर फीड करता है, डेड बॉडीज को खाता है, ठीक है। तो उसको हम ये एक vulture due to its ability to feed on dead livestock is a scavenger and consider a vital cleanser of the environment। ये वाइटर को एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हर जगह डेड बॉडीज पड़ी होगी तो कितना बुरा लगेगा कि जानवरों की डेड बॉडीज ही पड़ी हैं। अब इन वल्चर्स के ऊपर भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रखी है जो कि इंसानों की वजह से है। वो क्या है कि इंसान एक गोली मतलब एक केमिकल यूज़ करते हैं डिक्लोफिनाक, ठीक है। डिक्लोफिनाक जो है पेन किलर है एक्चुअली। उसका यूज़ जानवरों के ऊपर जानवरों के ऊपर ज़्यादातर किया जाता है। तो क्या होता है कि जिन जानवरों ने ये दवाई खाई होती है, डिक्लोफिनाक खाई होती है, तो उनके अंदर ये दवाई होती है डिक्लोफिनाक। अब जो वल्चर होता है, मतलब जो ये वल्चर आता है और डेड बॉडी को खाता है, तो इसके अंदर भी डिक्लोफिनाक चली जाती है, इनडायरेक्टली इसके अंदर भी डिक्लोफिनाक चली जाती है। और डिक्लोफिनाक जब इसके अंदर चली जाती है तो इसकी किडनी ख़राब कर देती है, इसकी किडनी ख़राब हो जाती है। तो इसकी वजह से जो ये वल्चर्स हैं वो भी मरने लग गए हैं। तो इसलिए अभी सरकार ने, मतलब काफ़ी सालों से सरकार ने बोला हुआ है कि डिक्लोफिनाक जो है उसका यूज़ बंद कर देना चाहिए, जानवरों के ऊपर उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो जानवर हैं वो मर जाएंगे। वो तो जब मर जाएंगे तो जब वल्चर उनको खाएगा तो डिक्लोफिनाक को उनके अंदर चला जाएगा, वल्चर्स के अंदर, और फिर वल्चर भी मर जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम डिक्लोफिनाक को यूज़ ही ना करें। ओके, सो एनिमल जो भी, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हर एनिमल उस हर इंसेक्ट, हर बर्ड, हर प्लांट, उसकी कुछ ना कुछ महत्वता है, वो कुछ ना कुछ काम करता है एनवायरनमेंट में, उसका कुछ ना कुछ लेना देना है। एक चींटी है उसका भी कुछ रोल है, एक मधुमक्खी है उसका भी कुछ रोल है, एक बर्ड है उसका भी कुछ रोल है, हर चीज़ का अपना अपना रोल है। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये सारी लाइफ ज़रूरी हैं। अकेला इंसान नहीं रह सकता, अकेला इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता। अगर कहीं प्लांट ना हो, जानवर ना हो या ऐसा, तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा, इंसान भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सो आपसे अगर मैं वन मार्कर में पूछूं कि द ग्रोथ ऑफ vegetation depends on which factor, so it depends on temperature and moisture. The major vegetation type of the world are grouped as forest, grassland, scrubs, tundra। जो अलग अलग वेजिटेशन है दुनिया में उसको हमने मेनली कुछ हिस्सों में ग्रुप किया हुआ है, कुछ नाम दिए हुए हैं उनको। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, बहुत घने पेड़ होते हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट बोल देते हैं। जहाँ पर घास उगी रहती है, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, उसको हम ग्रास लैंड बोल देते हैं, ठीक है। स्क्रब्स वो जगह होती है जो डेजर्ट टाइप जगह होती है, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और वहाँ पे ढंग से घास भी ढंग से नहीं उग पाती है। तो स्क्रब्स हो गए जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, ये वाली जगह स्क्रब्स के अंदर आएंगी। टुंड्रा ऐसा जगह होता है जो बहुत ठंडी जगह होती है, काफ़ी ठंडी जगह होती है, तो उनकी वेजिटेशन अलग होती है। आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री वाली, तो वहाँ पे पहाड़ों में क्रिसमस ट्री जैसे पेड़ मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। कहाँ पे मिलते हैं? हमेशा ठंडी जगहों पर ही मिलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग वेजिटेशन होती है हर जगह की, ठीक है। तो हमने इनको क्लासीफाई कर रखा है एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। In area of heavy rainfall, huge tree may thrive. The forests are thus associated with area having abundant water supply. जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर रेनफॉल होता है वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज उगते हैं। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा, जो जंगल होंगे वो नदी किनारे बहुत अच्छे से उगते हैं। नदियों के किनारे किसी जंगल में से नदी तो गुजर ही रही होती है, या जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा होता है
वहाँ पे भी जंगल काफ़ी अच्छे होते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ द ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। तो सिंपली जिस जगह पर ज़्यादा बारिश होगी उस जगह पर ज़्यादा पेड़ पेड़ होंगे, बड़े बड़े ह्यूज ट्री होंगे, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर की ज़रूरत होती है प्लांट को, मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए, अभी हमने पढ़ा ही है ना। तो जैसे जैसे पानी का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा, मॉइस्चर का मतलब प्रेसिपिटेशन, बारिश का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा, पेड़ भी छोटे होते जाएंगे और पेड़ की जो डेंसिटी है वो भी रिड्यूस होती जाएगी। मतलब पहले घने पेड़ थे, अब सूखे सूखे से पेड़ होंगे, घने पेड़ नहीं होंगे, थोड़े बहुत पत्ते होंगे, उन पे नहीं होंगे, ठीक है। शॉर्ट स्टंटेड ट्री एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। शॉर्ट स्टंटेड ट्री मतलब छोटे 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 पेड़ उगते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हाइट नहीं होती है, वैसे पेड़ उगते हैं, घासें उगने लग जाती हैं, ठीक है, एक जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पर। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब ग्रो इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल एरिया में ये कांटेदार झाड़ियाँ उगती है, जैसे अपना ये कैक्टस जो उगता है, ऐसे एरियाज में उगते हैं। इन सच एरिया द प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ thorny and waxy surface reduces loss of moisture through transpiration। जो ऐसे एरियाज होते हैं उन एरियाज में क्या होता है, मतलब जो सूखे वाले एरिया होते हैं, जो सूखा वाले एरिया होते हैं जिनमें ज़्यादा बारिश नहीं होती, हरियाणा राजस्थान टाइप, तो उन जगहों पर क्या होता है, उन जगहों पर जो प्लांट होते हैं ना उनकी रूट बहुत डीप होती है। प्लांट को पानी तो चाहिए ही चाहिए, अब ऊपर उसको पानी नहीं मिल रहा तो वो ग्राउंड से लेगा, नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है वहां से लेगा, तो इसलिए वो डीप डाउन अंडरग्राउंड वाटर लेता है, और अंडरग्राउंड वाटर लेने के लिए उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है। जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है वो कोल्ड पोलर रीजन की होती है, और इसमें मोस्टली मॉसेस और लाइकेंस होते हैं। Today, there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large area of forest have been cleared to grow the crop. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this valuable resource. देखो आज क्या हो रहा है, आज हमारी देश की जनता ही देख लो, हमारे देश की जनता कम तो नहीं हो रही, हमारे देश की जनसंख्या है वो टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये भी दुनिया के साथ भी यही हो रहा है। जो सारी जनता है वो टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है, और बढ़ने की वजह से ऑब्वियस है वो खाना तो खाएंगे, फूड तो उन्हें खाना होगा, तो इसलिए उनके फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब अगर उनके फूड की डिमांड बढ़ रही है तो हमें एग्रीकल्चरल रीजन जो है, एग्रीकल्चर जो रीजन है, हमें उन एरिया को बढ़ाना पड़ेगा जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकें, है ना। तो अगर हमें एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, और फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे राइस या फिर गेहूँ ऐसी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का कवर ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। कंजर्वेशन, अब इससे बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की, वाइल्ड लाइफ की, नेचर की अपनी हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, वो एनिमल्स का घर होते हैं, उनको अगर हम उनको काट देंगे, निकाल देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, फिर वो शहरों में घूमेंगे, भटकेंगे, फिर वो लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। हर चीज़ का अपना अपना नेचर में जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कर सकते कि हम सारे फॉरेस्ट को काट दें और वहाँ पे सिर्फ अपनी सब्जियां उगा लें या कुछ कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा, मतलब फॉरेस्ट को कटने से रोकना पड़ेगा, फॉरेस्ट को काटने से रोकना पड़ेगा। तो और जो भी डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, इन सब की वजह से जो हमारे ऊपर जो खतरा मंडराता है, हम उसको कम कर सकते हैं, उसको हम कुछ कम कर सकते हैं। One of the major concern is the poaching, which result in sharp decline in the number of particular species. Poaching क्या होता है? Poaching का मतलब होता है जानवरों को हंट करना, जानवरों को किसी वजह से हंट करना, उनको मतलब
मारना, जैसे पुराने ज़माने में बोला करते थे कि ये इतना बड़ा शिकारी है कि इसने इतने सारे शेर मार दिए, ये सब। तो ये इसकी वजह से जानवर मर जाते हैं। द एनिमल आर पोस्ट फॉर, अब जो एनिमल्स है उनको क्यों ऐसे उनका शिकार किया जाता है, उनको क्यों पकड़ा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, उनको उनकी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, उनके फेदर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको पकड़ा जाता है और फिर इन सब चीज़ों की तस्करी होती है, इन सब चीज़ों से को ट्रेड किया जाता है। ये काफ़ी पैसों में बिकती हैं ये चीज़ें। तो ये बल्कि ये अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है। The national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve are made to protect our natural vegetation and wildlife. कुछ सरकार ने फिर कुछ कदम उठाए हैं कि अगर लोग ऐसे नहीं मानते कि वो ऐसे ही मतलब जानवरों की चिंता वैसे नहीं करते, तो फिर कुछ लॉ बना देते हैं। तो लॉ बनाएंगे तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए लॉ बनाए हुए हैं। क्या बनाया हुआ है? नेशनल पार्क बनाया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, जिसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन को एंड वाइल्ड लाइफ को एज इट इज़ प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप परमिशन के बिना जा सको या परमिशन के बिना कुछ काम यहाँ पे कर सको। पेड़ पौधे काटना भी अलाउड नहीं होता है। जैसे नेशनल पार्क में आप तभी जा सकते हो जब आपके पास इजाज़त हो, जो आपको नेशनल पार्क वालों ने जब इजाज़त दी हो तभी आप उसके अंदर जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जाओ और किसी को भी शिकार कर लो, ऐसा नहीं है। There is balance in the environment if the relative number of the species is not disturbed. एनवायरनमेंट में नेचुरली अपने आप बैलेंस बना रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इस बैलेंस को डिस्टर्ब किया हुआ है। ये बैलेंस जो है वो सारा का सारा उथल पुथल लोगों ने किया हुआ है। Due to the indiscriminate killing, several bird and animal have either become extinct और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इस वजह से कई सारी चीज़ें तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब कई बर्ड्स, कई एनिमल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अच्छा, जो ये ग्लॉसरी में नेशनल पार्क की डेफिनेशन और बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन दी गई है, ये आपकी कॉपीज़ में होनी चाहिए बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। कुछ प्रोग्राम्स है जो कम्युनिटी लेवल पे होने चाहिए, जैसे कि वन महोत्सव, जिसमें कि वन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें उनकी क्यों रक्षा करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, कई सारी कंट्रियों ने लॉ बनाया हुआ है कि वहाँ पे जानवरों को मारना अलाउड नहीं है, कुछ ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, साइट्स has been established that lists several species of animal and bird in which trade is prohibited. ये एक साइट्स एक कन्वेंशन है, मतलब एक ये लॉ बनाया है इंटरनेशनली सारी गवर्नमेंट्स ने मिलके, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि भाई जो जो एनिमल उन्होंने उस लिस्ट में लिखे हैं ना, उस एनिमल की ट्रेड नहीं हो सकती, उस एनिमल को ट्रेड नहीं किया जा सकता। मान लो जैसे लेपर्ड उसके अंदर मान लो लिख दिया है, तो लेपर्ड को आप बेच खरीद नहीं सकते। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सबकी एथिकल ड्यूटी है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए। अच्छा, नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क इज अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जो इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, मतलब एक नेचुरल वेजिटेशन को बचाने के लिए जो एक जगह होती है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर जगह को हम डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये नेशनल पार्क है। ठीक है, ताकि वो जगह बची रहे, उस जगह के साथ कोई और कुछ वहाँ पे खेती बाड़ी या ऐसी चीज़ें ना कर सकें। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इंसान इंसान उनके डेवलपमेंट और जानवर कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, हमारी पूरा का पूरा जो नेचुरल सिस्टम है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही मैं ये आपकी एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है।
दूसरा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो आप करिएगा। कुछ डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।